नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप में। साथियों, हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट किया था और मॉडर्न हिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक को हमने शुरू किया था। और हमारा टॉपिक जो था वो था इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसकी ऑलरेडी 6 वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, क्योंकि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले थे, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गांधी जी का दांडी मार्च। और दांडी मार्च को पढ़ते हुए हमने ये जान लिया था कि भाई 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी ने साबरमती आश्रम के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी। और उस समय उनके साथ उनके 78 फॉलोवर्स थे। ठीक है। और उन्होंने कुल 24 दिन यात्रा की थी और वो गुजरात के दांडी तट पे पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 के दिन सांकेतिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। और उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान किन किन इलाकों में कौन कौन लोग इस मूवमेंट में शामिल होते हैं, और जो कुछ महत्वपूर्ण लीडर्स थे जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था अलग अलग क्षेत्रों में या अपने अपने इलाकों में, उनके बारे में जानेंगे। साथ ही कुछ अहम कड़ियां जो हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दांडी मार्च को पढ़ लिया था, और दांडी मार्च पढ़ने के बाद में हमारे पास एक डेट आ गई थी, और वो डेट थी साथियों क्या, 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। तो 6 अप्रैल 1930 के दिन गांधी जी जो है वो कहां पहुंच जाते हैं, दांडी पहुंच जाते हैं। ये मार्च गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अप्रैल कर लीजिएगा, ठीक है ना, अप्रैल कर लीजिएगा। तो 6 अप्रैल 1930 के दिन गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। और दांडी पहुंचने के बाद में इन्होंने क्या किया, नमक को उठाया अपने हाथ में और सांकेतिक रूप से, यानी लोगों को एक मैसेज दिया, एक संकेत दिया कि भाई हमने जो है नमक बना लिया है, और नमक बना के नमक कानून का उल्लंघन कर दिया है। अब नमक कानून क्या था साथियों, तो नमक कानून ये था कि भाई ये जो नमक बनाने का अधिकार है ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सरकार के पास में है। ठीक है। तो अंग्रेजी सरकार के मोनोपोली में ही नमक तैयार किया जाएगा। कोई भी भारतीय अपनी मर्जी से जाके नमक नहीं बना सकता है। ठीक है। अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसे अंग्रेजी सरकार के द्वारा दंडित किया जाएगा। भाई उसको जो है अंग्रेजी सरकार सजा देगी। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इसी बात का उल्लंघन किया। ठीक है। और उल्लंघन क्या किया कि वो खुद दांडी पहुंचते हैं। 24 दिन की उनकी लंबी यात्रा रहती है साबरमती आश्रम से दांडी तक, और कुल मिला के 240 मील की उन्होंने ये यात्रा तय की थी। ठीक है। सांकेतिक रूप से जैसे ही वो नमक बना देते हैं तो हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन शुरू हो जाता है। नमक कानून को तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में शुरू हो जाती है। ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि असहयोग आंदोलन में जिस तरीके से गांधी जी ने कुछ एक्टिविटीज प्लान की थी कि भाई जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम शुरू करेंगे तो कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, तो उन कामों को 2 हिस्सों में बांटा गया था, है ना। एक थे रचनात्मक कार्य और दूसरे थे नकारात्मक कार्य। उसी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के समय कौन कौन सी एक्टिविटीज की गई थी, मतलब कांग्रेस का क्या प्लान था कि भाई इस आंदोलन के दौरान हमें क्या क्या करना है, तो उन्हीं चीजों को हम जानने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना है, उसके लिए हमें पढ़ना है आंदोलन के कार्यक्रम, भाई इस आंदोलन के दौरान क्या क्या काम हुए थे। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि भाई आंदोलन शुरू कैसे हुआ, तो ये आंदोलन शुरू हुआ था नमक कानून का उल्लंघन करके। ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें यही थी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत, यानी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, अपने अपने इलाकों में समुद्री तटों पे जाके खुद से नमक बनाएंगे और अंग्रेजी सरकार के इस हुक्म का की अनुपालना करेंगे कि भाई हर कोई भारतीय जो है वो नमक नहीं बना सकता है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम सबसे अहम चीज ये थी कि खुल के पुरजोर तरीके से नमक कानून का उल्लंघन किया गया। अलग अलग क्षेत्रों में जो समुद्री तट थे वहां पे भारतीय लोग या सत्याग्रही पहुंचते हैं और अपने हाथों से नमक बनाते हैं और नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये किया गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। साथ ही साथ
दूसरा काम क्या था कि जो शराब की दुकानें थी, उन शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। ठीक है, शराब की दुकानों के सामने धरने प्रदर्शन किए गए और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग का मतलब यह है साथियों कि जो शराब की दुकान है उसका जो मेन एंट्रेंस गेट है उसके ऊपर जाके प्रदर्शनकारी या सत्याग्रही खड़े हो जाते थे और ऐसी स्थिति बना लेते थे कि बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता और अंदर से कोई बाहर नहीं आ सकता है। तो शराब की दुकानों के आगे धरने दिए गए, प्रदर्शन किए गए, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। साथ ही साथ क्योंकि गांधी जी नशाबंदी, जो नशा है इस नशे को पूर्ण रूप से खत्म करना चाह रहे थे, तो नशे को बंद करने के समर्थक थे गांधी जी। तो इसलिए इस मद्यपान निषेध के कार्यक्रम को भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपनाया गया था। तो शराब की दुकानों के सामने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही साथ जो विदेशी वस्त्र थे, यानी ऐसा कपड़ा जो बाहर से हिंदुस्तान में लाया जा रहा था, बाहर से कहां से आ रहा था, तो ब्रिटेन के कारखानों में कपड़ा मशीनों के माध्यम से तैयार किया जाता था और उस कपड़े को फिर मार्केट के तौर पे, भारत को मार्केट बनाया गया, भारत में उस कपड़े को बेचा जाता था। ठीक है, तो ये था विदेशी कपड़ा। तो इस विदेशी कपड़े का भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खुल के बहिष्कार किया गया था। तो शराब की दुकानों पे, साथ ही साथ विदेशी वस्त्रों की दुकानों पे क्या किए गए, धरने दिए गए, प्रदर्शन किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा जो भू राजस्व व्यवस्था थी, ठीक है, इसको हम अलग से एक टॉपिक के तौर पे पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि भाई परमानेंट सेटलमेंट क्या था, रैयतवाड़ी सेटलमेंट क्या था और महालवाड़ी सेटलमेंट क्या था। तो ये जो तीनों व्यवस्थाएं थी, ये थी अंग्रेजी सरकार की भू राजस्व व्यवस्था। यानी इन व्यवस्थाओं के माध्यम से अंग्रेजी सरकार ने लगान निर्धारित कर रखा था कि भाई किसानों से लगान कितना लेना है, लगान कलेक्ट कौन करेगा और कलेक्ट करने वाले की हिस्सेदारी क्या होगी, लगान अगर सही समय पे नहीं दिया गया तो किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी अंग्रेजी सरकार ने हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में। ठीक है, कुछ इलाकों में परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया, कुछ इलाकों में रैयतवाड़ी सेटलमेंट को लागू किया गया और कुछ इलाकों में महलवाड़ी बंदोबस्त या महलवाड़ी सेटलमेंट को लागू किया गया था। तो जो भू राजस्व व्यवस्था थी, उस भू राजस्व व्यवस्था में एक चीज तो क्लियर कट थी, वो क्या थी कि लगान का जो रेट था, लगान की जो दर थी वो बहुत ज्यादा अधिक थी। यानी किसान के जमीन में जो उत्पादन हो रहा है, वास्तविक जो उत्पादन हो रहा है, उसके आधार पर लगान ना निर्धारित करके अंग्रेजी सरकार ने ऐसे ही कुछ लोगों को भेजा जिन्हें ज्ञान था नहीं, जो इतनी मेहनत कर नहीं सकते थे, उन्होंने अपने हिसाब से जो है लगान की दर डिसाइड कर ली। कहीं पे 60% था, कहीं 50% था, कहीं 70% था। तो भू राजस्व व्यवस्था बहुत ज्यादा ऊंची थी। भू राजस्व व्यवस्था के तहत लगान जो था वो बहुत ज्यादा अधिक था। तो तीसरा काम क्या किया गया कि जो भू राजस्व है, यानी जो लैंड से रिलेटेड जितने टैक्सेस थे, ठीक है, इनको देने की मनाही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। गांधी जी ने डिसाइड किया था कि भाई हम लगान अदा नहीं करेंगे। ठीक है, तो भू राजस्व यानी कृषिगत उत्पादन से, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में जो अंग्रेजी सरकार अपना हिस्सा लेती थी उसको कहा गया भू राजस्व। तो ये जो भू राजस्व था ये देना बंद कर दिया गया। साथ ही साथ इसके अलावा और जितने भी टैक्सेस थे उन सारे के सारे टैक्सेस को देने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के तहत कि भाई हमें क्या करना है, हमें अंग्रेजों के हुक्म को मानना नहीं है, उसकी नाफरमानी करनी है। इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को सिविल नाफरमानी आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, तो भू राजस्व और जो बाकी दूसरे कर थे उनकी अदायगी पे क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। साथ ही साथ जितनी सरकारी अदालतें थी, जितने सरकारी स्कूल थे, सरकारी कॉलेज थे, ठीक है, इन सब का बहिष्कार किया गया है। यानी छात्रों ने सरकारी स्कूलों में जाना बंद कर दिया है। अब ये सरकारी स्कूल कौन से हैं, तो ये सरकारी स्कूल हैं अंग्रेजी सरकार के द्वारा स्थापित सरकारी स्कूल, या जिनमें अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा दी जा रही थी। तो इनका बहिष्कार किया गया, इन कॉलेजों का बहिष्कार किया गया, अदालतों में लोगों ने, वकीलों ने जाना बंद कर दिया था। इसके साथ साथ जो सरकारी समारोह हो रहे थे, इनके यहाँ से तो क्या था, कभी भी कोई आ जाता था हिंदुस्तान में भ्रमण करने के लिए, कभी कोई राजकुमार आ रहा है, कभी कोई राजकुमारी आ रही है, कभी कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है जो कि अंग्रेज हैं, तो उनके स्वागत में यहाँ पे बड़े बड़े समारोह आयोजित किए जाते थे। भारतीय जनता के पैसे से, भारतीय जनता को लूट के जो पैसा इन्होंने कमाया उससे उनका स्वागत समारोह होता था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये भी डिसाइड किया गया कि जितने सरकारी समारोह होंगे इनमें अब कोई भी भारतीय शामिल नहीं होगा। तो ये सारे के सारे काम
सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किए जाते हैं। इसके अलावा गांधी जी रचनात्मक कार्यों में विश्वास रखते थे और उनका यह मानना था कि जो चरखा है वो स्वावलंबन का प्रतीक है, तो हर एक इंसान को चरखे का इस्तेमाल करना चाहिए, सूत की कटाई करनी चाहिए। इसलिए और साथ ही साथ जो हिंदुस्तान के बुनकर थे, जो छोटे शिल्पकार थे, इनको भी बढ़ावा देना जरूरी था। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में इस बात को भी रखा गया कि कटाई और बुनाई का व्यापक तौर पे प्रचार और प्रसार किया जाना चाहिए। तो कटाई और बुनाई का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया, उसको बढ़ावा देने का काम सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किया गया था। ठीक है। और साथ ही साथ जो लोग अंग्रेजी प्रशासन में नौकरी करते थे, जिन्हें सरकारी नौकरी मिली हुई थी, उन लोगों ने सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र देना शुरू कर दिया था। तो साथियों, ये कुछ कार्यक्रम थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत किए गए थे। अब हम बात करते हैं कि इस आंदोलन का अलग अलग इलाकों में स्वरूप कैसा था, उन इलाकों में किन लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया और इस आंदोलन के दौरान उनकी एक्टिविटीज क्या थी, किस प्रकार की गतिविधियां की। तो हम शुरुआत करते हैं सी राजगोपालाचारी के साथ। सी राजगोपालाचारी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था तमिलनाडु में। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने नमक यात्रा की थी। तो नमक यात्रा इन्होंने कहां से शुरू की और कहां से खत्म की, उस चीज को हम देखते हैं। तो सी राजगोपालाचारी की बात करें तो भाई साहब इन्होंने क्या किया, इन्होंने तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने नमक यात्रा की, कहां से कहां तक, तो इन्होंने त्रिचनापल्ली से तंजौर तट तक नमक यात्रा की थी। तो इस सवाल को पूछा गया है कि तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। अब हमें ये तो याद रहता है कि भाई यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, तो ये तो हमें पता है। लेकिन जब ये आंदोलन हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में फैला, तो उन क्षेत्रों में कौन लोग हैं जो इस आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे हैं या उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो याद रखेंगे, गांधी जी के अनुयायी सी राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया और इन्होंने नमक यात्रा की थी। और कहां से कहां तक, तो इन्होंने त्रिचनापल्ली से तंजौर तट तक की जो है नमक यात्रा की थी। तो ये बात हुई। अब कोई पूछे कि भाई सी राजगोपालाचारी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो सी राजगोपालाचारी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था तमिलनाडु में। और क्या किया भाई, उन्होंने त्रिचनापल्ली से तंजौर तट तक नमक यात्रा की थी। ठीक है। यानी वही तंजौर तट पहुंचते हैं और अपने हाथ से नमक बना के नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। इसी तरीके का एक दूसरा काम होता है असम में। असम के सिलहट से कुछ सत्याग्रही आ जाते हैं बंगाल। और कहां पहुंचे ये बंगाल के नोआखली तट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है। नोआखली समुद्र तट था बंगाल में। तो असम के सिलहट से सत्याग्रही आ जाते हैं नोआखली में। नोआखली समुद्र तट एक तटीय जगह थी बंगाल के अंदर, और यहां आके उन्होंने नमक बनाया अपने हाथों से और नमक कानून का उल्लंघन किया। तो हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु के साथ साथ असम और बंगाल में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव था। ठीक है। तो क्या प्रभाव था कि असम से कुछ सत्याग्रही बंगाल आ जाते हैं और नोआखली समुद्र तट पहुंच जाते हैं। वहां जाके उन्होंने अपने हाथ से नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। ऐसी ही सिचुएशन हमें उड़ीसा में भी देखने को मिलती है। उड़ीसा के कुछ इलाके हैं बालासोर, कटक और पुरी। तो जो बालासोर, कटक और पुरी हैं उड़ीसा के, यहां पे इस आंदोलन का नेतृत्व किया था गोपचंद्र बंधु ने। गोपचंद्र बंधु उड़ीसा में नेतृत्व करते हैं कौन से आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो गोपचंद्र बंधु ने उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। और मुख्यतः उनकी जो भूमिका थी वो इन तीन इलाकों में हमें देखने को मिलती है, एक बालासोर, एक कटक और एक पुरी। यहां पे इन्होंने क्या किया, तो यहां पे इनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया गया था। तो किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह चलाया गया था उड़ीसा में, तो भाई ये जो नमक सत्याग्रह है ये गोपचंद्र बंधु चौधरी, पूरा नाम है इनका गोपचंद्र बंधु चौधरी। तो इनके नेतृत्व में उड़ीसा के बालासोर, कटक और पुरी में नमक सत्याग्रह चलाया गया था। तीन जगह हो गई हैं। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी हैं जिन्होंने त्रिचनापल्ली से तंजौर तट तक नमक यात्रा की। असम के सिलहट से कुछ सत्याग्रही बंगाल के नोआखली पहुंचते हैं और अपने हाथ से नमक बना के नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। उड़ीसा में गोपचंद्र बंधु चौधरी हैं जिनकी भूमिका बालासोर, कटक और पुरी में रही। यहाँ पे इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया और नमक सत्याग्रह चलाया था, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो सबसे अहम
प्रांत था, ठीक है, जहां पे एक अलग प्रकार की गतिविधि हमें देखने को मिलती है, तो वो था पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाहौर अधिवेशन से प्रभावित होके एक व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण किया था। तो कमेंट्स में आप उसके उनके नाम बता सकते हैं कि कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने लाहौर अधिवेशन में उस अधिवेशन की लोकप्रियता को देखते हुए या कांग्रेस के कामकाज को देखते हुए या गांधी जी की लीडरशिप की क्वालिटी को देखते हुए कांग्रेस को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो यही व्यक्ति पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में एक्टिव थे और यहाँ पे इनका एक संगठन था, ठीक है। उस संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार, या फिर उस संगठन को लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ये संगठन काफी ज्यादा एक्टिव था, काफी ज्यादा सक्रिय था और इसने अहम भूमिका निभाई थी। तो अब सवाल है आपसे कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस संगठन ने अहम भूमिका निभाई थी? तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खुदाई खिदमतगार या फिर लाल कुर्ती दल या लाल कुर्ती संगठन ने अहम भूमिका निभाई थी। और ये जो संगठन है, इस संगठन के उस समय सर्वे सर्वा थे और उनका नाम था खान अब्दुल गफार खान, ठीक है। और साथियों, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में गांधी जी से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। और इन्हीं खान अब्दुल गफार खान के बारे में मैंने एक फैक्ट और बताया था कि इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी यानी इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो ये 3 सवाल तैयार होते हैं। पहला, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफार खान ने, ठीक है। खान अब्दुल गफार खान ने कांग्रेस की सदस्यता कब ग्रहण की थी? तो कांग्रेस की सदस्यता लाहौर अधिवेशन से प्रभावित होकर इन्होंने ग्रहण की थी, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि रावी नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। फिर एक सवाल और बनता है कि खान अब्दुल गफार खान को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है या फिर इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक। और एक और चौथा सवाल बनता है कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कौन सा संगठन एक्टिव था और उसके सर्वे सर्वा कौन थे? तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल या संगठन काफी ज्यादा एक्टिव था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे। और इस दल के जो सर्वे सर्वा या नेतृत्व करता थे उनका नाम था खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के इलाके कितने हो गए? 5। कौन कौन से? तमिलनाडु। कौन है लीडर? सी राजगोपालाचारी। क्या किया? त्रिचनापल्ली से तंजौर तक गए, नमक यात्रा की, वहां जाके इन्होंने नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। उड़ीसा से क्या हुआ? तो भाई उड़ीसा के सिलहट से कुछ सत्याग्रही बंगाल के नोआखली पहुंचते हैं और यहाँ पे इन्होंने नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया, ठीक है। सॉरी, असम के सिलहट से। उड़ीसा में क्या था? तो उड़ीसा में एक्टिव थे कौन? तो उड़ीसा में एक्टिव थे गोपचंद्र बंधु चौधरी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नमक सत्याग्रह चलाया था। कौन कौन से इलाकों में नमक सत्याग्रह चलाया? बालासोर, कटक और पुरी में। इसी के साथ पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के लीडर कौन थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम? तो उसके लीडर थे खान अब्दुल गफार खान। इन्हें किस और दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनके संगठन का नाम क्या था? तो इनके संगठन का नाम था खुदाई खिदमतगार, ठीक है। इस संगठन को लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता था। याद रखेंगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसलिए मैं इनको बार बार आपसे रिवाइज करवा रहा हूं। और इसको पढ़ने का तरीका यही है कि बस हमें दिमाग में सेट करना है कि पहली चीज तो कहां कहां ये आंदोलन था, दूसरा सवाल कौन कौन एक्टिव था, और तीसरा कि भाई उनकी एक्टिविटीज क्या थी। इस तरीके से करेंगे तो इस मूवमेंट से कितने भी सवाल पूछे जाएं वो सवाल हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव देखा गया, ठीक है। तो बिहार में क्या था कि बिहार में जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया? उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम, तो उसी में हमने जाना था कि क्या क्या कार्यक्रम थे। तो उसमें एक चीज डिसाइड की गई थी कि भाई भू राजस्व कर नहीं देंगे, भू राजस्व नहीं देने वाले हैं, और इसके अलावा और जितने टैक्स वसूले जा रहे हैं वो नहीं दिए जाएंगे।
तो बिहार के लोगों ने गांधी जी की इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम अंग्रेजी सरकार को टैक्स नहीं देंगे। तो उन्होंने कौन सा टैक्स नहीं देने का प्रण लिया? तो बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया अंग्रेजी सरकार को। अब ये क्या है भैया? तो कुछ नहीं, एक छलावा था, इसके अलावा कुछ नहीं था कि अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी सरकार को लूटना था, भारतीयों से किसी न किसी काम के नाम पे टैक्स लेना था, और ऐसे ही एक काम के नाम पे टैक्स लिया जाता था जिसे चौकीदारी कर कहते थे। अब ये था क्या कि लोगों को सुरक्षा देने के बदले अंग्रेजी सरकार उनसे एक छोटा सा हिस्सा लेती थी उनके आमदनी का या उनके कृषि उपज का, और उसे कहा जाता था चौकीदारी कर। भाई गांवों को चोरों से, डकैतों से, लुटेरों से, इन सब से बचाने के लिए, ग्रामवासियों की इन सब से सुरक्षा करने के लिए, इस सुरक्षा के नाम पे अंग्रेजी सरकार ने चौकीदारी कर लागू कर दिया, और ये जो है गांव के सारे लोगों को पे करना पड़ता था। तो बिहार के लोगों ने ये प्रण लिया कि भैया तुमसे बड़ा लुटेरा तो कोई है नहीं, ठीक है, तुमसे बड़ा कोई लुटेरा है नहीं, हमें अपनी रक्षा करनी है तुमसे, और हम तुम्ही को पैसा दे रहे हैं तो हम तुमको टैक्स नहीं देंगे। तो बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा इस आंदोलन का प्रभाव महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य प्रांत में भी देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रांत, ये जो एमपी वाला इलाका है, मालवा, तो यहाँ पे क्या किया गया है? तो यहाँ पे किया गया वन कानूनों का उल्लंघन। अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था? उन्होंने वन कानून लागू कर दिए थे, और लागू किए तो क्या उनके वो थे कि उन्होंने कुछ जंगलों को, कुछ वनों को जो है रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया, कुछ को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया। कुल मिला के बात ये थी कि जंगलों में रहने वाले, वनों में रहने वाले जो आदिवासी मूल के लोग थे या जो वनवासी लोग थे, उन लोगों को तंग करना था। तंग कैसे? कि भाई उन लोगों को वहां से बाहर भेजना था, वहां से जंगलों से बाहर निकालना था। क्यों? क्योंकि ये समुदाय जो सदियों से वनों में रहते हुए आ रहे थे, ये वन को अपना सब कुछ मानते थे, इनके लिए जंगल जो थे वो इनके भगवान थे, और ये जंगलों की पूजा करते थे। तो इन्हीं की बदौलत जंगल इतने हरे भरे और फल फूल रहे थे। और दूसरी चीज, जो अंग्रेज थे वो तो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण वाले थे, उनका तो ये मानना था कि अगर रेत को भी छुए तो वहां से हमें सोना मिल जाए। तो उन्हें पता था कि जो वन है, जो जंगल है, यहां से बहुत सारी चीजें हमें मिल सकती हैं। कैसी? रबड़ मिल सकता है, गोंद मिल सकता है, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी मिल सकती है, रेलवे की लाइन बिछाने के लिए टिम्बर, वो लकड़ी मिल सकती है, ठीक है। जंगलों से बहुत सारी जड़ी बूटी और औषधियां मिल सकती है। जंगलों में जो है, यहाँ से हमें खनिज भी मिल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबसे ज्यादा जो अपोज करते थे वो यही लोग करते थे, जो वनवासी थे। क्यों? जंगल गहरे होते थे, अब ये सदियों से वहां रहते हुए आ रहे थे, तो इन्हें हर एक जगह की जानकारी होती थी। तो अंग्रेजी सरकार जंगल में रहने वाले लोगों के ऊपर भी अपना कंट्रोल करना चाह रही थी कि इन लोगों को भी अपने कंट्रोल में लाया जाए और इनसे भी टैक्स वसूला जाए, और जरूरत पड़ने पे इनसे बेगार भी करवाई जाए। बेगार का मतलब है साथियों, बिना कोई पैसा दिए हुए जबरदस्ती उन लोगों से काम करवाना। और ये जो लोग थे, ये लोग खुल के रिबेल करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है, खुल के बगावत करते थे। तो इसलिए अंग्रेजी सरकार ने वन कानून लागू कर दिए थे। ये मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन किया ताकि पता चले भाई वन कानून क्या है। अब क्या आ गया नियम कि कुछ ऐसे जंगल हो गए जिनके अंदर कोई जा ही नहीं सकता, कुछ ऐसे हो गए जिनमें जा सकते हैं लेकिन जानवरों को नहीं चरा सकते, अंग्रेजों की परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन मिली तो ठीक है वरना अपने घर जाओ। तो इस तरीके से जिन लोगों की जिंदगी, जिनके पूर्वज जिन सदियों से इन जंगलों में रहते हुए आ रहे थे और जो जंगल को अपनी संपत्ति, अपना भगवान मानते थे, उन लोगों को बेदखल जब करने की कोशिश की तो इन्हीं लोगों ने फिर खुल के ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया। तो यही कारण था कि सविनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान वन्य कानूनों का भी उल्लंघन किया गया था, जो फॉरेस्ट लॉज से जो इम्प्लीमेंट किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन फॉरेस्ट लॉज को भी का भी अपोज किया गया, और ये किया किन्होंने? जो लोग उन जंगलों में रह रहे हैं। तो महाराष्ट्र में वन कानूनों का उल्लंघन हुआ, कर्नाटक में वन कानूनों का उल्लंघन किया गया, और साथ ही साथ मध्य प्रांत में भी वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। कहने का मतलब है जिन जिन प्रांतों में वन थे
जंगल थे बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में, वहां रहने वाले पारंपरिक लोगों ने अंग्रेजी सरकार का विरोध किया था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ये भी एक अनोखी व्यवस्था थी कि हर इलाके में लोगों ने अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। बस विरोध का तरीका अलग था, कहीं पे टैक्स नहीं दिया, कहीं पे कानून का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, ठीक है, कहीं पे क्या होगा, समानांतर सरकार भी बना लेंगे, प्रशासन को भी अपने हाथ में ले लेंगे। तो यही विशेषता सविनय अवज्ञा आंदोलन को असहयोग आंदोलन से अलग करती है। आगे बढ़ते हैं, कहां तक आगे, हम बिहार वाला पढ़ लिया। बिहार में क्या हुआ साथियों की भी बिहार में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में क्या हुआ कि वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। अब बात करते हैं यूपी की, संयुक्त प्रांत, ठीक है। संयुक्त प्रांत में क्या हुआ, संयुक्त प्रांत में जो किसान हैं उन्होंने अंग्रेजी सरकार को लगान देने से मना कर दिया, ठीक है। तो संयुक्त प्रांत में लगान अदा न करने का आंदोलन चलाया गया कि भाई कोई भी किसान अंग्रेजी सरकार को भू राजस्व और इसी दूसरे प्रकार का टैक्स पे नहीं करेगा। तो उनके विरोध का तरीका ये था। तो अब एक तरीके से हमारे पास में कुछ फैक्ट्स आ गए हैं कि तमिलनाडु में आंदोलन का प्रभाव अच्छा था, सी राजगोपालाचारी ने किया। असम के सिलट से कुछ लोग आए जिन्होंने नमक बनाया, नमक कानून का उल्लंघन किया, ये गए थे बंगाल के नोआखली। उड़ीसा के अंदर गोपचंद्र बंधु चौधरी थे जिन्होंने बालासोर, कटक और पुरी में नमक सत्याग्रह चलाया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफार खान थे जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, और इनके संगठन खुदाई खिदमतगार ने या लाल कुर्ती दल ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। बिहार के लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत के लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। कैसे करेंगे, अंग्रेजों ने कहा जंगल में मत जाओ, ये लोग जंगल में घुस गए अपने हथियार लेके, अंग्रेजी सरकार का विरोध किया, ठीक है। इसके साथ साथ संयुक्त प्रांत की बात करें तो यहाँ के किसानों ने अंग्रेजी सरकार को लगान देने से मना कर दिया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में एक और चीज देखी गई कि उत्तर प्रदेश में प्रभात फेरी निकाली जाती थी। सुबह सुबह के टाइम जो है सत्याग्रही इकट्ठा होके फेरी घूमने निकलते थे, मतलब एक तरीके की एक प्रदर्शन टाइप होता था, और लोगों को जागरूक किया जाता था अंग्रेजी सरकार की जातियों के खिलाफ, दमन के खिलाफ, और उन्हें इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता था। तो उत्तर प्रदेश यानी संयुक्त प्रांत में प्रभात फेरी भी निकाली जाती थी, और इन प्रभात फेरी, ये सुबह के टाइम होती थी, तो इन प्रभात फेरियों के समय वो क्या करते थे, वो देशभक्ति गीत भी गाते थे। तो ये उत्तर प्रदेश की खासियत थी कि यहाँ प्रभात फेरी निकाली जा रही थी और इस समय देशभक्ति गीत गाए जा रहे थे। साथ ही साथ जो बच्चे थे, बच्चों ने अपनी एक अलग से अपना दल बना लिया अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के लिए, और वो दल क्या था, उस दल का नाम था वानर सेना। इसी तरीके से जो लड़कियां थी उन्होंने भी अपना एक दल बना लिया और उसका नाम था मंजरी सेना। ये सवाल पूछा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मंजरी सेना क्या थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मंजरी सेना लड़कियों का गुट था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सी दो सेना बनाई गई थी, अब हमारे दिमाग में कभी नहीं आएगा कौन सी सेना थी। आंदोलन तो अहिंसा से प्रेरित था क्योंकि गांधी जी की लीडरशिप में चल रहा था। तो सेना का क्या काम आएगा, गढ़वाल रेजिमेंट की बात करेंगे थोड़ी देर में। तो दो सेनाएं बनाई गई थी, एक वानर सेना और एक मंजरी सेना। मंजरी सेना लड़कियों की थी और जो बच्चे थे उन्होंने अपनी वानर सेना बना ली। तो अब हम देख सकते हैं कि आजादी की जरूरत हर एक इंसान को थी, बड़ों को थी, बुजुर्गों को थी, साथ ही साथ बच्चों को भी थी। उनकी भी भागीदारी है कि उन्होंने अपने स्तर पे अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार अपने गुट बना लिए कि भाई हम जो है अंग्रेजों का विरोध करेंगे। और आज की अगर हम बात करें तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आजादी के संघर्षों की अहमियत का एहसास हमें उतना नहीं है जितना उन लोगों को है जिन्हें उस समय जरूरत थी और जो लड़े और जिन्होंने संघर्ष किया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। बच्चों ने वानर सेना और मंजरी सेना लड़कियों ने बनाई। इसके अलावा संघर्ष करने वाले लोग या यूं कहें स्वतंत्रता सेनानी, उनकी कोई उम्र नहीं थी। ऐसा नहीं था कि भाई कोई खास उम्र प्राप्त करने के बाद ही जो है आप स्वतंत्रता सेनानी बन सकते थे ना। एक 13 वर्षीय लड़की थी, नागा जनजाति थे और उनका नाम था गोडिनल्यू। ठीक है ना, गोडिनल्यू उनका नाम था। 13 वर्षीय नागा जनजाति से लड़की थी। तो एक 13 वर्षीय नागा लड़की थी जिनका नाम था गोडिनल्यू, और ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक्टिव थी।
कहां पे? असम के अंदर। असम में एक 13 वर्षीय नागा लड़की जिनका नाम था गोडिनल्यू, इन्होंने असम के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का नेतृत्व किया था। इन्होंने असम में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। 13 वर्ष कोई उम्र नहीं होती है, आज हमें पता ही नहीं चलता है। 13 वर्ष मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप यही चलता है, पर वो दौर क्या दौर था जब हर एक इंसान ने ये ठान रखा था कि अंग्रेजों की गुलामी से हमें हिंदुस्तान को आजाद करवाना है। हम भले ही आजाद हिंदुस्तान को देख पाए या ना देख पाए, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो सांस ले तो वो आजाद हिंदुस्तान में ले। तो ये भावना थी, ठीक है। तो ये भावना थी, तभी हमें पता चल रहा है कि 13 वर्ष की एक छोटी सी लड़की जो कि नागा जनजाति से थी, जो असम के अंदर एक्टिव थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में, और जिनका नाम था गोडिनल्यू, ठीक है। तो गोडिनल्यू ने पार्टिसिपेट किया था, माफ कीजिए लीडरशिप की थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असम के अंदर, महज 13 साल की उम्र में, ठीक है। बाद में इन्हें अरेस्ट किया गया और इनको शिलोंग जेल में भेज दिया गया था। शिलोंग की जेल में भेज दिया गया था गोडिनल्यू को। तो कहते हैं कि 1937 में जवाहरलाल नेहरू विशेष तौर से इनसे मिलने के लिए शिलोंग जेल जाते हैं, और वहां जाके इन्होंने इनके सम्मान में इन्हें गर्व के साथ कहा कि भाई ये तो पहाड़ों की बेटी है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने ही गोडिनल्यू को रानी की उपाधि दी थी। तो ये सम्मान था। बड़े लीडर इन छोटे कम उम्र के जो युवा राष्ट्रीय नेता थे उनके प्रति अपना सम्मान दिखाते थे, ठीक है। और ये सम्मान कोई ऐसे नहीं था कि गए एक फॉर्मेलिटी कर दी, सामने वाला कैंडिडेट हमेशा डिजर्व करता था और शायद वो उससे भी ज्यादा डिजर्विंग होता था। तो 13 वर्ष की एक लड़की का सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व करना, वो भी असम जैसी जगह में, अपने आप में एक अहम बात, एक इंपॉर्टेंट बात है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए एग्जामिनर भी नजरअंदाज नहीं करता है, और एग्जामिनर पूछता है कि असम के अंदर किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन में मिलेगा आपको, वहां पे आपको नाम मिलेगा गोडिनल्यू, ठीक है। एक सवाल और पूछता है कि गोडिनल्यू को कौन सी जेल में रखा गया था, तो भाई साहब इनको रखा गया था शिलोंग जेल में। एक और पूछता है इनसे मिलने के लिए जेल में कौन से राष्ट्रीय नेता गए थे, तो इनसे मिलने के लिए जवाहरलाल नेहरू गए थे। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पहाड़ों की रानी किसे कहा गया, क्योंकि ये उसमें एक्टिव थी तो इससे जोड़ के सवाल बना दिया जाता है। तो पहाड़ों की रानी कहा गया था किसे, गोडिनल्यू को। उम्र कितनी, महज 13 वर्ष। और इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी उपाधि दी थी, तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि गोडिनल्यू को रानी की उपाधि किसने दी, मतलब कान पकड़ना है एग्जामिनर को, वो लेफ्ट से पकड़ ले राइट से पकड़ ले, बात एक ही है। तो मेरा ये मानना है कि आपके पास में भरपूर इंफॉर्मेशन है और एग्जाम में आप दिल खोल के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। 13 वर्षीय नागा लड़की है, नाम क्या है, गोडिनल्यू है। क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में का नेतृत्व किया था। कहां पे किया, तो असम में किया था, ठीक है। बाद में 1937 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में शिलोंग जेल में इनसे मुलाकात की थी और उन्हें पहाड़ों की बेटी के रूप में संबोधित किया था। संबोधन था किसका, जवाहरलाल नेहरू का। और इसी के साथ क्या किया, रानी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे, इस फैक्ट को नहीं भुलाया जा सकता है। बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना किया। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत में वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। संयुक्त प्रांत में लगान देने से मना कर दिया गया। संयुक्त प्रांत में ही प्रभात फेरियां निकाली जाती थी, देशभक्ति गीत गाए जाते थे, और बच्चों ने अपनी वानर सेना बना ली, लड़कियों ने अपनी मंजरी सेना बना ली। और असम के अंदर रानी गोडिनल्यू एक्टिव थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जिनसे नेहरू शिलोंग जेल में मिलने जाते हैं और उनको संबोधित करते हैं पहाड़ों की रानी के नाम से और रानी की उपाधि देते हैं। याद रखेंगे, हो जाएगा। अभी बात करते हैं सिपाहियों की, सेना की। तो पेशावर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का जो ये इलाका पेशावर है, यहाँ पे आंदोलन जो था वो पुरजोर तरीके से फल फूल रहा था और अंग्रेजी सरकार को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी। क्यों, एक तो ये दिल्ली से दूर हो गया, बिल्कुल सीमावर्ती इलाका हो गया, तो जो कंट्रोल दिल्ली के आसपास हो सकता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उतना कंट्रोल जो सीमावर्ती इलाके हैं, फ्रंटियर जो एरियाज हैं, वहां पे नहीं हो सकता था। तो क्या किया अंग्रेजी सरकार ने, देखा भाई पेशावर के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन का अलग रूप ही देखने को मिल रहा है और अंग्रेजी सरकार की बात नहीं मानी जा रही है, तो सरकार ने वहां पे गढ़वाल रेजिमेंट को भेज दिया।
भाई अंग्रेजी सरकार का यही काम था, मनाओ, ठीक है, नहीं माने तो भाई लाठियों से कूटो, गोलियां चलाओ, अरेस्ट करो, जेल में डाल दो। दमन का तरीका बड़ा क्रूर था, आज बताना बड़ा आसान है, ठीक है, पर उस समय जो दमनात्मक नीति थी उसमें अंग्रेजी सरकार का सिर्फ और सिर्फ क्रूरता और घृणा से भरा हुआ चेहरा ही देखने को मिलता था। पता चलता था कि वो हमसे कितनी नफरत करते हैं, बल्कि उससे ज्यादा नफरत हम उनसे करते थे। तो पेशावर की स्थिति क्या थी कि अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी हुकूमत ने गढ़वाल रेजिमेंट को भेज दिया, और गढ़वाल रेजिमेंट की बागडोर इस समय चंद्र सिंह गढ़वाली के हाथ में थी। यानी चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे वो गढ़वाल रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे थे, और इनको काम दिया गया कि पेशावर के अंदर जो सत्याग्रही हैं उनको पकड़ा जाए और इस आंदोलन को वहां पे न्यूट्रलाइज किया जाए, आंदोलन का दमन किया जाए। तो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट पहुंच जाती है पेशावर। अब सेना को आदेश दिया गया कि भैया गोली चलाओ, क्योंकि अफसर तो अंग्रेज ही होता था। अंग्रेज ने कहा कि भाई इन लोगों के ऊपर, जो लोग प्रदर्शनकारी हैं, जो सत्याग्रही हैं, जो जुलूस निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सोचने की जरूरत नहीं है, गोलियों से भून दो, तभी आंदोलन खत्म होगा, और कौन इनकी सुनने वाला है। तो अंग्रेजी सरकार की नौकरी करने वाले सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में मना कर दिया क्लियर कट कि भाई हम गोली नहीं चलाने वाले हैं, ये निहत्थे सत्याग्रही हैं, और सबसे बड़ी बात ये हमारे भाई हैं, और ये कोई ऐसे ही बवंडर नहीं फैला रहे हैं, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस आजादी की लड़ाई में हमारा सहयोग यही है कि हम इनके ऊपर गोली नहीं चला सकते क्योंकि ये निहत्थे हैं। तो ये कहानी थी गढ़वाल रेजिमेंट की। तो ये काम कहाँ हुआ, ये होता है पेशावर में। पेशावर में क्या हुआ कि गढ़वाल रेजिमेंट ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया कि भाई निहत्थे आंदोलनकारी हैं, हम गोली नहीं चलाएंगे। और इस समय नेतृत्व कौन कर रहा था, तो नेतृत्व कर रहे थे चंद्र सिंह गढ़वाली। याद रखेंगे, आसान सी चीजें हैं, हो जाएंगी। बात करते हैं एक सबसे भयानक और सबसे क्रूर दृश्य की। गुजरात में एक जगह थी धरासना। धरासना के अंदर क्या था कि नमक बनाने का एक कारखाना था, ठीक है, और इस नमक कारखाने का घेराव करने के लिए सत्याग्रहियों का एक दल निकल पड़ा। उनको जाना था ये जो नमक का कारखाना था इसका घेराव करने के लिए, ताकि यहाँ पे जो अंग्रेजी सरकार नमक बना रही है उसको बंद किया जा सके, और सत्याग्रही इस कारखाने को ओवरटेक कर ले और खुद से नमक बनाना शुरू कर दे, यानी इसके ऊपर नियंत्रण और अपना कब्जा स्थापित करने के लिए सत्याग्रही चल पड़ते हैं। इस समय तीन अहम लोग, इमाम साहब, गांधी जी के पुत्र मणिलाल और सरोजनी नायडू, ये नेतृत्व कर रहे थे धरासना जाने वाले सत्याग्रहियों का, ठीक है, ये लोग वहां जा रहे थे। और ये घटना है साथियों 21 मई की, 21 मई 1930 का दिन था। और इस दिन क्या हुआ, इस दिन घटना होती है धरासना में। क्या कि 21 मई 1930 को धरासना में सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल, इनके नेतृत्व में लगभग 2000 सत्याग्रही या 2000 कार्यकर्ता ये पहुंच जाते हैं धरासना नमक कारखाने पर। और वहां जब ये पहुंचते हैं तो अंग्रेजी सरकार को पहले ही पता था कि भाई लोग आएंगे। गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, 78 लोगों के साथ दांडी यात्रा को शुरू किया था, पर जब दांडी पहुंचे, पहुंचते पहुंचते ये भीड़ लाखों में कन्वर्ट हो गई। गांधी जी को भी नहीं पता चला कि कैसे लाखों लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। और हर एक दिन की यात्रा के साथ गांधी जी की जो थकान थी वो दूर होती जा रही थी। जिन लोगों ने इस यात्रा के समय गांधी जी का मजाक उड़ाया था जब यात्रा शुरू हुई थी कि भाई ये क्या कर लेगा, एक फकीर है, उन्हीं अखबारों में बाद में गांधी जी की, क्योंकि प्रभाव, पॉपुलैरिटी, उसको डिनाई नहीं किया गया, उन्हीं अखबारों में, उन्हीं मैगजीन्स में वही चीज लिखी गई। और गांधी जी को शुरू में कैसे एक विलन के तौर पे प्रेजेंट किया गया था, और दांडी पहुंचते पहुंचते गांधी जी को एज ए हीरो उन मैगजीन्स में, उन अखबार में हीरो के तौर पे प्रेजेंट किया गया। तो धरासना 21 मई 1930 का दिन, लगभग 2000 कार्यकर्ता सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल के नेतृत्व में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे अंग्रेजी सरकार का सबसे भयानक और खौफनाक चेहरा देखने को मिलता है। और वो क्या था कि अंग्रेजी सरकार ने लाठियों से, अंग्रेजी सरकार के जो अधिकारी थे उन्होंने लाठियों से इन 2000 सत्याग्रहियों को पीटा और वहां से खदेड़ दिया, ठीक है। बहुत बुरा ये दौर हमें वहां देखने को मिलता है। तो पुलिस ने बहुत निर्मम तरीके से इन लोगों को पीटा था, कोई दया भावना नहीं दिखाई थी।
और इस घटना का आंखों देखी वर्णन करते हैं एक अमेरिकी पत्रकार जिनका नाम था वेब मिलर। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, वेब मिलर कौन, ये गांधी जी के साथ, गांधी जी ने इनको अपने आश्रम साबरमती आश्रम में रोका था, और जब दांडी यात्रा शुरू हुई थी तो ये गांधी जी के साथ में थे। अमेरिकी पत्रकार है, वेब मिलर नाम है। तो वेब मिलर ने इस पूरी की पूरी घटना का आंखों देखी वर्णन किया था, ठीक है, अपने अखबार में, और उस अखबार का नाम था न्यू फ्रीमैन। तो न्यू फ्रीमैन के ये पत्रकार थे वेब मिलर, अमेरिका से थे। इन्होंने इस घटना का वर्णन किया, इस निर्ममता का वर्णन किया, और इन्होंने एक बात कही। बात क्या कही? इन्होंने कहा कि धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मतलब बाहर से आने वाले विदेशी की आत्मा को भी झकझोर दिया। इस तरीके की क्रूरता अंग्रेजी पुलिस की हमें देखने को मिलती है धरासना में। हमें तो क्या, उन लोगों ने उस पीड़ा को महसूस किया था, हम तो सिर्फ आज पढ़ रहे हैं। तो 21 मई 1930 धरासना इंसिडेंट होता है। क्या हुआ? सरोजनी नायडू इमाम साहब और गांधी जी के बेटे मणिलाल, इनके नेतृत्व में 2000 कार्यकर्ताओं की भीड़ धरासना पहुंच जाती है। यहाँ पे क्या है, नमक का कारखाना है। तो इसी समय पुलिस हरकत में आ जाती है, और निर्मम तरीके से पुलिस ने सत्याग्रहियों को या कार्यकर्ताओं को पीटा। जिसका वर्णन किसने किया? तो वर्णन किया अमेरिका के एक पत्रकार जिनका नाम था वेब मिलर, ठीक है, और इनके अखबार का नाम था न्यू फ्रीमैन। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने इस बर्बरता को अपनी आंखों से देखा था, और इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि भाई ऐसा भयानक दृश्य, कैसा, धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। और गांधी जी इस समय पुणे की यरवदा जेल में थे, ठीक है। तो गांधी जी इस समय क्या थे? पुणे की यरवदा जेल में थे। नेहरू साहब इलाहाबाद के नैनी जेल में थे। पढ़ेंगे इस चीज को। सोलापुर में हमें एक अलग ही रूप देखने को मिलता है इस आंदोलन के दौरान। कैसे? यहाँ पे हिंसक घटना हो जाती है। महाराष्ट्र के सोलापुर में हिंसक रूप ले लिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने। कैसे लिया? कि यहाँ जो सरकारी संस्थान थी उसमें आग लगा दी गई, उसे जला दिया गया, ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। और जो कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं ने क्या किया? प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया और एक समानांतर सरकार की स्थापना कर दी थी। तो इस सवाल को पूछा गया है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम किस इलाके में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम महाराष्ट्र के सोलापुर में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। और क्या होता है कि यहाँ पे जो सरकारी संस्थान थे, उन संस्थानों को कार्यकर्ताओं ने जला दिया, और उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सारे के सारे प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथ में लेके अपनी एक अलग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश कर ली, जिसे समानांतर सरकार कहा गया था। तो याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। धरासना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन 3 लोग थे, ठीक है। धरासना इंसिडेंट का वर्णन किसने किया? पूछा जाता है, वेब मिलर ने किया। किस अखबार में किया? न्यू फ्रीमैन में किया। कहां से थे? अमेरिका से थे। और क्या इस समय गांधी जी कहां थे? तो गांधी जी इस समय यरवदा जेल में थे। कहां पे? पुणे की यरवदा जेल, ठीक है। फिर समानांतर सरकार वाला की कहां स्थापित की गई थी? तो भाई ये महाराष्ट्र के सोलापुर में स्थापित की गई थी, ठीक। ये भी पूछा जाता है, जो अभी हम असम का पढ़ के आए थे। किसके बारे में? 13 वर्षीय एक नागा लड़की के बारे में, जिनका नाम था गोडिनेल्लू। और इनको 1937 में जब नेहरू साहब मिलने जाते हैं जेल में, शिलोंग जेल में, तो पहाड़ों की रानी कह के संबोधित करते हैं, और पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की बेटी कह के संबोधित करते हैं, और रानी की उपाधि देते हैं। याद रखेंगे। तमिलनाडु में कौन है? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हमें याद रखने की कोशिश करनी है। अब बात, अच्छा, सोलापुर वाला हो गया। सोलापुर में क्या हुआ? अंग्रेजी संस्थानों को जलाया गया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, और समानांतर सरकार का गठन किया गया। कैसे? कि भाई प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया आंदोलनकारी या कार्यकर्ताओं ने, ठीक है। 15 मई 1930 का दिन था। 15 मई 1930 का दिन। 21 मई 1930 धरासना वाली घटना होती है। उससे 6 दिन पहले 15 मई 1930 को गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते अंग्रेजी सरकार भयभीत तो थी। गांधी बापू जहां लाठी लेके निकलते थे, सरकार थरथराती थी, कांपती थी, उनको डर रहता था, ठीक है। तो 15 मई 1930 का दिन था। महात्मा गांधी को अरेस्ट करके कौन सी जेल में डाला गया? पुणे की यरवदा जेल में डाला गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया? तो नैनी जेल में रखा गया था। कहाँ थी ये? इलाहाबाद। तो ये याद रखेंगे, ये सवाल भी पूछे गए हैं, मैंने यहाँ रखा है। गांधी जी कब अरेस्ट होते हैं? 15 मई 1930 को गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं, और इनको कहाँ रखा जाता है? तो ही वाज केप्ट इन यरवदा जेल,
ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू वाज कैप्टन एज ए प्रिजनर इन नैनी जेल ऑफ इलाहाबाद। तो यही चीज यहाँ है, नेहरू जी को इलाहाबाद की नैनी जेल में और गांधी जी को पुणे की येरवड़ा जेल में रखा गया था। गांधी जी अरेस्ट हो गए। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का लीडरशिप या नेतृत्व तो करे कौन? तो ये जिम्मेदारी फिर गांधी जी के जेल में जाने के बाद ये जिम्मेदारी ली थी किसने? ये जिम्मेदारी लेने वाले जो थे उनका नाम था अब्बास तैयब जी। ठीक है, गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद में अब्बास तैयब जी ने क्या किया? अब्बास तैयब जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का नेतृत्व किया। बड़ा प्यारा सवाल है, पूछा गया है। ठीक है, गांधी जी जब अरेस्ट हुए तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कमान किसके हाथ में थी? तो उनके अरेस्ट होने के बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कमान थी अब्बास तैयब जी के हाथ में। गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? तो उन्हें पुणे के येरवड़ा जेल में रखा गया था। याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू को किस जेल में रखा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था इलाहाबाद के नैनी जेल में। ठीक है। धरासना वाली घटना कब होती है? 21 मई 1930 के दिन होती है। गांधी जी को कब अरेस्ट किया गया था? 15 मई 1930 को अरेस्ट किया गया था। कहां पे? गढ़वाल रेजिमेंट ने निहत्थे आंदोलनकारियों पे गोली चलाने से मना कर दिया। तो पेशावर की ये घटना है, पेशावर में मना कर दिया था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में नेतृत्व किसने किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम? अब्दुल गफार खान ने किया था। इनको और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो भैया इन्हें फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये जब आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे की भी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया था। अच्छा, ठीक है, ये भी इसमें भागीदार थे। और ये कहा जाता है कि ये अपनी जिंदगी में पहली बार अरेस्ट हुए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे जो जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था तो विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, ये सवाल फेवरेट क्वेश्चंस में से हैं जो रिपीटिंग सवाल है और पूछे जाते हैं पर हम तैयार नहीं कर पाते हैं। तो आचार्य विनोबा भावे जिन्हें प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कहा जाता है, इन्होंने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, इनकी भी भागीदारी थी और इन्हें पहली बार इस आंदोलन के दौरान ही गिरफ्तार किया गया था। याद रखेंगे किसे गिरफ्तार किया गया था पहली बार? तो आचार्य विनोबा भावे को। कौन है ये? बाद में जब व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा तो उसके पहले सत्याग्रही होंगे। इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया और फर्स्ट टाइम ये अरेस्ट हुए। ठीक है, इसके अलावा एक बुक लिखी गई है, इस बुक को बार बार पूछा जाता है। ठीक है, बुक का टाइटल क्या है? गांधी एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, गांधी एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, महात्मा इन इंडियन पॉलिटिक्स। टाइम पीरियड है 1928 से 1934। यही टाइम पीरियड है जब सिविल डिसोबीडियंस की रूपरेखा तैयार हो रही थी और ये मूवमेंट चलता है। तो ये इस बुक को किसने लिखा था? ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा कि भाई ये किताब लिखने वाले कौन है। कौन सी? गांधी एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द महात्मा इन इंडियन पॉलिटिक्स, 1928 से 1934। दिस बुक वाज रिटन बाय जूडिथ मार्गरेट ब्राउन। ठीक है, जूडिथ मार्गरेट ब्राउन ने क्या किया? इस किताब को लिखा था। कौन सी किताब को लिखा था? गांधी एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द महात्मा इन इंडियन पॉलिटिक्स, 1928 to 1934। दिस बुक वाज रिटन बाय जूडिथ मार्गरेट ब्राउन। तो उसको लिखने वाले जो थे वो जूडिथ ब्राउन थे। हम लोग जूडिथ ब्राउन बोलते हैं। गांधी जी के जीवनीकार कहा है ये, जिन्होंने गांधी जी की बायोग्राफी लिखी थी। ठीक है, अब बात करें किस किस ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। तो अब इतना पढ़ने के बाद तो आप बता ही सकते हो किया क्या। यूपी के अंदर किसान डिनाई कर देते हैं क्या? भाई हम भू राजस्व और कर नहीं देंगे। ठीक बात है। क्या स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया? बिल्कुल किया। इन्होंने बहिष्कार किया स्कूलों का, है ना, अपनी वानर सेना बनाई। क्या महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया? बिल्कुल किया। सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू, धरासना इंसिडेंट 21 मई 1930, जिसके बारे में वर्णन किया है वेब मिलर ने। इसमें न्यू फ्रीमैन अखबार के अंदर। कहां से थे? अमेरिका से, अमेरिका से थे। ठीक है ना, गांधी जी के साथ पूरी दांडी यात्रा में थे और साबरमती आश्रम में भी ये ठहरे थे। तो महिलाओं की बात करें तो सरोजनी नायडू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। राजकुमारी अमृत कौर जो बाद में भारत की स्वास्थ्य मंत्री बनेगी, ये भी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती हैं। रानी गोडिनल्लू, हमारे पास एग्जाम्पल है असम का, है ना, रानी, पहाड़ों की बेटी, 13 वर्षीय, शिलोंग जेल, कौन मिला? जवाहरलाल नेहरू।
तो महिलाओं ने भागीदारी दिखाई सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में, विद्यार्थियों की भागीदारी थी सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में, पूंजीपतियों ने, उन्हीं के पैसे, उन्हीं के चंदे, उन्हीं के आर्थिक सहयोग से यह आंदोलन जो है फल फूल रहा था। पूंजीपतियों की भागीदारी थी, किसानों की भागीदारी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो समाज के लगभग हर एक तबके की भागीदारी सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में रही थी। महिलाओं और बच्चों ने क्या किया भाई, इन्होंने शराब की दुकानों पे धरने दिए, पिकेटिंग की। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, विदेशी कपड़े की जो दुकानें हैं, विदेशी वस्तुओं की जो दुकानें हैं, वहां पे धरने दिए। ये था नमक सत्याग्रह, जब धरासना जा रहे हैं नमक कारखाने के ऊपर अपना नियंत्रण करने के लिए, या वहां पे जो साल्ट की मोनोपोली ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी उसको खत्म करने के लिए, तो लीडरशिप कौन कर रहा है, तो उस समय सरोजनी नायडू है ना। तो ये भागीदारी इनकी रही। किसान की क्या थी कि उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, जंगल में रहने वाले जो आदिवासी या वनवासी लोग हैं उनकी क्या भागीदारी है, वन कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। ठीक बात है, तो इस तरीके से हर एक सेक्शन हमें इसमें पार्टिसिपेट के तौर पे दिखता है। चलिए, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में भाग लिया था। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में महिलाओं ने खुल के भाग लिया था, ये याद रखेंगे। किसान शामिल होते हैं, अभी बढ़ के आए हैं। पूंजीपति वर्ग की व्यापक भागीदारी थी, बिल्कुल थी, आर्थिक सहयोग था, है ना। इस मूवमेंट के अंदर एक चीज देखी गई, वो ये थी कि जो मुस्लिम समुदाय थे उसकी भागीदारी बड़ी सीमित थी। ऐसा नहीं है कि शामिल नहीं हुए, शामिल हुए, लेकिन सीमित भागीदारी थी। कहने का सीमित भागीदारी का मतलब क्या है कि कुछ ही इलाकों में मुस्लिम समुदाय ने सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में भाग लिया था। क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं भाई, क्या हुआ था, क्यों नहीं शामिल हो रहे थे? तो इसका जवाब भी आपके पास मैंने बताया था। क्या हुआ था कि 1916 लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ जाते हैं, आए, और इस समझौते को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, कांग्रेस लीग योजना के नाम से, है ना। तो इस लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस मुस्लिम लीग एक साथ आ गई। उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ, तो यहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर देख के गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में भूमिका निभाई। फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में हिंदू मुस्लिम एकता प्रबल तौर पे देखी गई थी, लेकिन जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस ले लिया तो बहुत सारे लोगों का उत्साह ठंडा पड़ गया था, जिसके चलते गांधी जी का विरोध हुआ था। एक कारण तो ये। दूसरा, खिलाफत का मुद्दा 1924 में खत्म हो गया था, मैंने बताया था। तुर्की में क्या हुआ, कमाल पाशा की सरकार बन गई और उन्होंने खलीफा की पोस्ट को ही डिसबैंड कर दिया, पोस्ट को ही खत्म कर दिया था। तो वहां से भी जो मुस्लिम समुदाय का समर्थन था वो कम होना शुरू हो गया। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट आई, मैंने पढ़ाया आपको नेहरू रिपोर्ट की एक बातें, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ मुस्लिम लीडर जो थे वो रिजर्वेशन चाह रहे थे, और पंजाब और बंगाल जैसे इलाकों में जहां पे उनकी पॉपुलेशन माइनॉरिटी में ना होकर मेजोरिटी में थी, वहां पे भी वो रिजर्वेशन चाह रहे थे, है ना। तो इसके बाद जब नेहरू रिपोर्ट के बाद मोहम्मद अली जिन्ना का रिएक्शन आया, उन्होंने 3 डिमांड की जो मैंने आपको बताई। वो तीनों डिमांडें जब इस कांग्रेस के ऑल पार्टी मीटिंग में जब डिनाई कर दी जाती हैं तो जिन्ना नाराज हुए, कहां चले गए, मोहम्मद शफी के पास में, आगा खां के पास में, जो मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे। और उसके बाद में दिल्ली में उनका ऑल मुस्लिम कांग्रेस की मीटिंग होती है, जहां पे क्या फैसला हुआ यही कि कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब किसी प्रकार से कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो एक कारण ये था कि इसलिए भी शामिल नहीं। एक तो वो कि जब चरम पे सारी चीजें थी तो उत्साह कम पड़ गया, जिसके चलते सिर्फ मुस्लिम नहीं बहुत सारी कम्युनिटी भी शामिल नहीं होती है सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में। और इसके अलावा दूसरा कारण खिलाफत का मुद्दा खत्म होना। तीसरा कारण जिन्ना का मुस्लिम लीग की तरफ झुकाव। क्यों? क्योंकि उनकी 3 बातें नहीं मानी गई थी। उसके बाद जिन्ना का अपना एक अलग से लेटर जारी करना इरविन के नाम, जिसमें उसकी 14 डिमांड थी, जिसमें यही बात थी, पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो इसके चलते माफ कीजिएगा, मुस्लिम कम्युनिटी की भागीदारी हमें असहयोग आंदोलन में सीमित देखने को मिलती है, कि उतने सक्रिय नहीं थे जितने पहले थे। तो साथियों, ये हमारी वीडियो थी सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। मैंने बिल्कुल डीपली बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की है, और आप इसको अगर रिवाइज करते रहेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे तमिलनाडु में कौन था, असम में कौन था, उड़ीसा में कौन था, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कौन था, बिहार में क्या हुआ, संयुक्त प्रांत में क्या हुआ, महाराष्ट्र कर्नाटक मध्य प्रांत में क्या हुआ,
सोलापुर में क्या हुआ, ठीक है, असम में क्या हुआ, किस किस 13 ईयर्स एज की जो 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 एक लड़की है उसका रोल क्या था, इस तरीके से याद करेंगे, फील करने की कोशिश करेंगे तो चीजें कभी दिमाग से नहीं निकलेंगी। तो आशा करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद रहें और आपका हर एक एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर हो। इसी शुभकामना के साथ में यही उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर साथियों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फीडबैक और सजेशन के लिए कमेंट करें और अपने दूसरे साथियों को भी ये वीडियो शेयर करें और जो हमारा चैनल है दी हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप उसे सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और हम लोग पढ़ने वाले हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में, जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनके बारे में, कि गांधी जी और कांग्रेस का रुख क्या था, कौन से में शामिल होते हैं, किस में शामिल नहीं होते, क्या ये सभी अवज्ञा आंदोलन खत्म हो जाता है या फिर इसका कोई और रिजल्ट या कोई और परिणाम निकलता है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।